एक बार एक राजा ने किसी दूसरे राजा के महल के ठीक सामने उससे भी शानदार एक महल बनवाने का निश्चय किया। महल जब बनकर पूरा हो गया तो उसने अपने महल के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया कि पैसा सब कुछ कर सकता है। दूसरे राजा ने बाहर आकर जब ये लिखवाई हुई बात पढ़ी तो फौरन उस राजकुमार को बुला भेजा, जो शहर में अभी नया ही था और अभी तक उसने दरबार में हाजिरी नहीं लगाई थी। राजा ने कहा, मुबारक हो राजकुमार, तुम्हारा महल तो सचमुच बहुत शानदार है। उसके सामने मेरा गरीब खाना तो झोंपड़ी जैसा लगता है, लेकिन क्या ये तुमने ही लिखवाया है कि पैसा सब कुछ कर सकता है? राजकुमार ने महसूस किया कि शायद वे हद पार कर गया था। राजकुमार बोला, जी हाँ महाराज, ये मैंने ही लिखवाया था, लेकिन महाराज यदि आपको पसंद नहीं आया तो मैं उसे मिटवा देता हूँ। अरे नहीं, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा ख्याल नहीं रहा होगा। मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब था। मिसाल के तौर पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अपने पैसों से तुम मुझे कत्ल भी करा सकते हो? राजकुमार को लग गया कि वह कायदे से फंस चुका है। मुझे माफ कीजिए हुजूर, मैं फौरन उन शब्दों को मिटवा देता हूँ, और अगर आपको मेरा महल ना पसंद हो तो बस हुक्म कीजिए, मैं उसे भी जमीन में गड़वा दूंगा। नहीं नहीं, उसे वैसे ही बना रहने दो, लेकिन क्योंकि तुम दावा करते हो कि एक पैसे वाला आदमी कुछ भी कर सकता है, तो मुझे ये साबित करके दिखाओ। मेरी बेटी से बात करने की कोशिश करने के लिए मैं तुम्हें 3 दिन का मौका देता हूँ। अगर तुम उससे बात करने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा, और अगर नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। राजकुमार इतना परेशान हो उठा कि उसका खाना पीना और सोना तक हराम हो गया। रात दिन वह सोचा करता कि वह कैसे अपनी गर्दन बचाए। दूसरे दिन तक तो उसे अपनी नाकामयाबी के प्रति इतना विश्वास हो चुका था कि वह अपनी वसीयत करने के बारे में सोचने लगा। उसके हालात भी ना उम्मीद करने वाले थे, क्योंकि राजा की बेटी 100 पहरेदारों से घिरे किले में बंद रहती थी। राजकुमार ढीला ढाला रह के अपनी मौत का इंतजार कर रहा था जब उसकी बूढ़ी दाई उससे मिलने आई। इस बूढ़ी दाई ने उसे बचपन में खिलाया था और अब भी उसके यहाँ काम कर रही थी। राजकुमार का उतरा हुआ चेहरा देखकर बूढ़ी दाई ने पूछा, क्या बात है राजकुमार, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो राजकुमार ने विस्तार पूर्वक सारी बात बता दी। दाई माँ बोली, तो क्या हुआ, तुम इस तरह उम्मीद क्यों छोड़ बैठे हो? राजकुमार, इस कार्य में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। दाई माँ डगमगाते कदमों से शहर के सबसे बड़े काबिल सुनार के पास पहुँची और उससे ठोस चांदी का एक हंस बनाने के लिए कहा, जो अपनी चोंच खोल बंद कर सके। हंस को आदमी के कद जितना बनाना और अंदर से वे खोखला होना चाहिए, और हाँ, ये हंस कल तक तैयार हो जाना चाहिए। सुनार चिल्लाया, कल तक? तुम होश में तो हो? मैंने कहा ना कल। उस बूढ़ी औरत ने सोने की अशर्फियों से भरा एक बटुआ निकाला और बोलती गई, जरा सोचो, यह पेशगी रकम है, बाकी तुम्हें कल मिल जाएगी जब तुम हंस तैयार करके मुझे दे दोगे। सोने की अशर्फियां देखकर सुनार हक्का बक्का रह गया और बोला, यही चीज तो है दुनिया में जिसकी बात ही और है। मैं कल तक हंस तैयार करने की भरसक कोशिश करूंगा। अगले दिन तक हंस तैयार हो गया और बहुत अच्छे से तैयार हुआ था। बूढ़ी औरत ने राजकुमार से कहा, अपनी सारंगी लेकर
हंस के अंदर बैठ जाओ। जैसे ही हम सड़क पर पहुँचे तुम अंदर से सारंगी बजाने लगना। हंस के अंदर बैठा राजकुमार सारंगी बजाता रहा और बूढ़ी दाई माँ चांदी के उस हंस को एक फीते के सहारे खींचती हुई शहर का चक्कर लगाने लगी। उसे देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर में ऐसा कोई न बचा जो उस खूबसूरत हंस को देखने के लिए दौड़कर न आया हो। यह बात उस किले तक भी पहुंची जहां राजा की बेटी बंद थी। उसने अपने पिता महाराज से बाहर निकलकर यह अनोखा दृश्य देखने की अनुमति मांगी। राजा ने कहा, उस शेखीबाज राजकुमार को मिला मौका कल खत्म हो जाने दो, तब तुम बाहर निकलना और हंस देख लेना। लेकिन राजा की बेटी ने सुन रखा था कि कल तक हंस वाली बूढ़ी औरत चली जाएगी, इसलिए राजा ने हंस को किले के अंदर ले जाने दिया ताकि उसकी बेटी हंस को देख सके। बूढ़ी दाई को इस बात की उम्मीद थी। जैसे ही राजकुमारी ने चांदी के उस हंस के साथ अकेले में उसकी चोंच से निकल रही संगीत का आनंद लेना शुरू किया, अचानक हंस खुल पड़ा और उसमें से एक नौजवान ने बाहर कदम रखा। उस आदमी ने कहा, डरो मत, मैं वही राजकुमार हूँ जो अगर तुमसे बात ना कर सका तो कल सुबह तुम्हारे पिताजी मेरा सर कटवा देंगे। तुम उनसे यह बताकर मेरी जान बचा सकती हो कि तुम मुझसे बात कर चुकी हो। अगले दिन राजा ने राजकुमार को बुला भेजा और पूछा, हाँ, तो क्या मेरी बेटी से बात करने में तुम्हारे पैसे तुम्हारे कोई काम आए? राजकुमार ने जवाब दिया, जी हाँ महाराज। क्या तुम्हारा मतलब तुमने उससे बात की है? जी हाँ महाराज, मैं कल आपकी बेटी से मिल चुका हूँ और मैंने राजकुमारी से बात भी की थी। आप चाहे तो राजकुमारी से पूछ सकते हैं। राजकुमारी आई और उसने बताया कि कैसे राजकुमार कल चांदी के हंस में छुपा हुआ था, जिसे खुद राजा के हुक्म पर किले में घुसने दिया गया था। यह सुनकर राजा बोले, इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि एक अच्छा दिमाग भी है। जाओ, खुश रहो। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। फिर राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से करवा दिया। धन्यवाद। बहुत पुराने जमाने की बात है। अनंतपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। वे बड़ा बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था, इसलिए वह अपनी प्रजा को सदा प्रसन्न देखना चाहता था। वह चाहता था कि उसके राज्य में सभी को उचित न्याय मिले, इसलिए उसने अपने सभी दरबारियों को एकत्रित किया। सभी दरबारी जब इकट्ठे हो गए तो राजा ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। वह बोला, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो तो वह सीधा बिना किसी झिझक के हमसे आकर मिले। सभी दरबारियों ने राजा के इस प्रस्ताव को उचित ठहराया। तब राजा ने आदेश दिया, हमारे महल की मीनार में एक बहुत बड़ा घंटा लगाया जाए। उसकी रस्सी नीचे जमीन तक लटकी होनी चाहिए। आदेश का पालन हुआ। घंटा मीनार में लटकाया गया और उसमें एक लंबी मजबूत रस्सी बांध दी गई। फिर राजा ने अपने राज्य में ऐलान करा दिया कि यदि किसी के साथ कोई अन्याय हो तो वह केवल घंटे को बजा दे, उस व्यक्ति को न्याय अवश्य मिलेगा। ऐलान को सुनकर राज्य के लोग बहुत प्रसन्न हुए। लोगों में चर्चाएं होने लगी, हमारा राजा बहुत अच्छा है। इतना अच्छा राजा किसी दूसरे राज्य का नहीं हो सकता।
कोई कुछ कहकर अपने राजा की तारीफ करता तो कोई कुछ कहकर। लोगों की परेशानियों का हल अब सुविधापूर्वक होने लगा। कई वर्षों तक यही सिलसिला चलता रहा। लोगों को उचित न्याय मिलता और वे खुशी खुशी अपने घर लौट जाते। राजा भी अपने वचन का सच्चा साबित हो रहा था। उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया था अपनी प्रजा को उचित न्याय प्रदान करने का। राज्य की प्रजा आती, रस्सी खींचती, घंटा बजता और राजा उन्हें न्याय देता। कुछ समय बाद रस्सी काफी पुरानी होने के कारण कमजोर पड़ चुकी थी। एक दिन राजा ने रस्सी का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि वास्तव में रस्सी की हालत इस समय बहुत कमजोर हो गई है। तब राजा ने अपने नौकरों से उस रस्सी को बदलने का आदेश दिया। घंटे में बंधी रस्सी अब बहुत पुरानी और कमजोर हो गई है, इसलिए उसे बदलकर नई तथा मजबूत रस्सी बांध दी जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। नई तथा मोटी और मजबूत रस्सी का प्रबंध किया गया, लेकिन ये नई रस्सी इतनी मजबूत और मोटी नहीं थी जितनी की पहले वाली थी। तब राजा के नौकरों के दिमाग में एक युक्ति आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे उस रस्सी के स्थान पर मोटी सी अंगूर की बेल लटका दें। उनकी युक्ति नौकरों के कमांडर की समझ में आ गई। अतः उन्होंने एक लंबी, मोटी और मजबूत अंगूर की बेल घंटे से बांधकर लटका दी। बेल काफी मजबूत और ताजी होने के कारण जल्दी ही उसमें कोंपले निकल आई। ऊपर से नीचे तक वे हरी भरी हो गई। हरी भरी होने के कारण वह बेल बहुत सुंदर लगने लगी। उस राज्य में एक सैनिक रहता था। उसके पास अपना एक बूढ़ा घोड़ा था। घोड़े की तरह वह सैनिक भी अब बूढ़ा हो चुका था, परंतु उस सैनिक को अपने वृद्ध घोड़े से बहुत प्यार था, क्योंकि उसने प्रत्येक युद्ध में उसका साथ दिया था। किंतु अब सैनिक से अपने घोड़े की पहले जैसी देखभाल नहीं हो पाती थी, इसलिए एक दिन उसने अपने घोड़े को आजाद कर दिया। घोड़ा इधर उधर भटकने लगा। घोड़े की आंखें भी कमजोर हो गई थी। उसे अपना चारा भी कम ही दिखाई देता था। भटकता हुआ एक दिन वह राजा की उसी मीनार की ओर निकल गया, जिसमें घंटा लटक रहा था और अंगूर की बेल उससे बंधी थी। घोड़े ने हरी भरी अंगूर की बेल की कोंपलें देखी तो उसका मन ललचाने लगा। उसने अपना मुंह बढ़ाकर कोंपलें खानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने कोंपलें खाने के लिए उन्हें अपने मुंह में दबाकर खींचा तो उससे बंधा घंटा बज उठा। घंटा बजते ही वहाँ लोग इकट्ठे होने लगे, मगर वहाँ उन्हें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे कि यहाँ तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, फिर घंटा किसने बजाया? उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं दिया। राजा के सेवक भी वहाँ पहुँचे, मगर वे भी किसी ऐसे व्यक्ति की खोज ना कर पाए जिसने घंटा बजाया हो। दरबार में हलचल मच गई। बात राजा तक पहुंची। राजा भी उसी स्थान पर आ गए। तभी घोड़े ने एक बार फिर कोंपले खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाया। कोंपले अपने मुंह में दबोची और बेल को खींच दिया। घंटा एक बार फिर बजा। इस बार वहां मौजूद राजा सहित सभी लोगों ने घोड़े की इस क्रिया को देख लिया था। सभी अचंभित रह गए। तब राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे घोड़े को पकड़कर दरबार में हाजिर करें। घोड़े को दरबार में पेश किया गया। तब राजा ने अपने दरबारियों से सलाह मशवरा किया कि इसके साथ क्या न्याय किया जाए। किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ कहा। एक दरबारी ने सलाह दी कि महाराज,
यह तो घोड़ा है, इसे क्या न्याय चाहिए। परंतु राजा उसकी बात से सहमत नहीं हुआ। उसने आदेश दिया कि घोड़े के मालिक को ढूंढकर दरबार में लाया जाए। उसी से इसके बारे में पूछताछ की जाएगी और फिर राजा के सैनिक राज्य में घोड़े के मालिक की तलाश करने के लिए निकल पड़े। शाम तक वे उसे ढूंढकर दरबार में ले आए। घोड़े का मालिक बूढ़ा सैनिक जब राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने उससे घोड़े के विषय में पूछा। यह घोड़ा तुम्हारा है? उसने हाथ जोड़कर कहा, जी हुजूर। फिर तुमने उसे लावारिसों की तरह क्यों छोड़ रखा है? राजा ने कड़कदार आवाज में उससे पूछा। हुजूर, अब ये बूढ़ा हो चुका है, इसलिए मैंने इसे आजाद कर दिया। तो क्या जवानी में भी ये तुम्हारे पास ही था? जी हुजूर, ये घोड़ा 10 सालों से मेरे पास ही है। कई युद्धों में इसने मेरा साथ दिया है। ओह, राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, तो जवानी में तुमने इसकी सेवाएं प्राप्त की और अब जब ये बूढ़ा हो चला है तो तुमने इसे इस प्रकार छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, राजा ने क्रोधित होकर कहा। सैनिक का सिर शर्म से झुक गया, उससे कुछ कहते ना बन पाया। तब राजा ने आदेश दिया, इसे अपने घर ले जाओ और जिस प्रकार जवानी में तुम इसे चारा दिया करते थे उसी प्रकार अब भी इसकी सेवा करो। यह हमारे दरबार में न्याय मांगने के लिए आया था, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस घोड़े को भी उसी प्रकार न्याय प्रदान करें जिस प्रकार हम मनुष्य को करते हैं, और इसकी देखभाल का खर्चा राजकोष से तुम्हें हर महीने प्राप्त होता रहेगा। राजा का न्याय सुनकर दरबार में मौजूद सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर उनके मुंह को देखने लगे। राजा का न्याय उस राज्य के सभी प्राणियों के लिए बराबर था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पशु हो या पक्षी, सभी दया के पात्र होते हैं। जो लोग पशुओं को बूढ़ा समझकर आवारा छोड़ देते हैं, वे प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं। पशु अपनी युवावस्था में आपका अच्छा साथ निभाते हैं और आपको भी उनके बुढ़ापे में सेवा करनी चाहिए। यही मालिक का धर्म बन जाता है।